तेषां काय मनोभेदात् अधिष्ठानम् अपि द्विधा रजः तमः च मनसा द्वौ च दोषौ उदाहृतौ। तेषाम यानी कि तीनों दोष। तो बेसिकली तीनों दोष जो है वो काय और मन दोनों में ही व्याप्त रहते हैं, लेकिन तेषाम काय मनोभेदात, ये जो दोनों दोष है, ये जो शरीर के अंदर जो एबनॉर्मलिटी करने वाले जो फैक्टर्स है वो दोनों ही इसमें है, काय और मन दोनों में है। काय यानी कि शरीर, मन यानी कि आपका माइंड, जो कॉन्शियसनेस भी जिसको बोलते हैं। तो ये भेदात यानी कि क्लासिफिकेशन है अधिष्ठानम अकॉर्डिंग टू लोकेशन, अपि द्विधा, और ये दो प्रकार का है, काय और मन। और मन के अंदर जो दो दोष है उनको रजतम बोलते हैं। रजः तमः च मनसा दो च दोषो उदाहृतो। अभी यहाँ पे ये है कि क्यों ऐसे डिवाइड किया, शरीर और मन ऐसे क्यों डिवाइड किया। तो बेसिकली ये फैक्टर है कि अगर मन जो है, आपका माइंड जो है वो मेंटली अनस्टेबल है, तो आप भी जो है वो कैसे हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। और अगर आपके बॉडी के अंदर कोई बीमारी है, जैसे कि सपोज मलेरिया, टाइफाइड वगैरह आपको हुआ है, तो आपका मन जो है वो सही से काम नहीं करता, यानी कि आप मेंटली अनस्टेबल हो जाते। तो ये दोनों का एक रिलेशन है जिसको माइंड बॉडी रिलेशन बोलते हैं, कि अगर माइंड प्रॉपर नहीं है तो बॉडी काम नहीं करेगा, और बॉडी प्रॉपर नहीं है तो माइंड काम नहीं करेगा। इसलिए ये दोनों को जो है वो क्लासीफाई करके दोनों में अलग अलग तरीके से क्या क्या दूषित हो सकता है या क्या क्या एबनॉर्मलिटी हो सकती है, ये फाइंड आउट करके इसको क्लासीफाई करना ज़रूरी है। क्योंकि माइंड तो बॉडी के अंदर ही रहता है, तो उसमें तीनों दोष जो है वो क्यों, खाली तीनों दोष के वजह से ही माइंड क्यों तकलीफ में नहीं आता है, आप ऐसा पूछ सकते हैं। तो माइंड का जो फंक्शन है वो थोड़ा सा नॉन फिजिकल है, इसकी वजह से उसको रज और तम इस प्रकार से दो दोषों में डिवाइड किया गया है। तो वो कैसे है वो अभी अपन देखते हैं। तो जैसे कि मन जो होता है उसे हम सत्व कहते हैं। सत्व यानी कि एसेंस, एसेंस यानी कि जो भी अच्छा है वो सब सत्व है। तो जैसे कि हमारा माइंड है या जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो बाय बर्थ क्या करने की कोशिश करती है, हमारे बॉडी को ज़िंदा रखने की कोशिश करती है। और बॉडी ज़िंदा कैसे रहेगी, तो शराब पीने से या सिगरेट पीने से तो ज़िंदा नहीं रहेगी। इसका मतलब सब अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छे से रहना, इन सब चीज़ों से ही हमारी बॉडी जो है वो कैसी रहती है, ज़िंदा रहती है। तो हमारी बॉडी को ज़िंदा रखने के लिए हमारी जो कॉन्शियसनेस है या हमारा जो माइंड है वो क्या करता है, हमेशा सत्व चीज़ें ही प्रेफर करता है, यानी कि सब अच्छी चीज़ें जो होती है उन्हें ही प्रेफर करता है। तो वो कैसे करता है ये चीज़, तो बाय रज। रज का मतलब होता है एक्शंस और डिज़ायर। तो जब जो कर्म हम करते हैं या जो एक्शंस हम परफॉर्म करते हैं वो अगर हमारे एज पर नीड ओरिएंटेड है, जैसे कि शरीर को अभी बाहर ठंडी पड़ रही है, शरीर को अभी गर्म पानी चाहिए, तो हमने क्या किया, गर्म पानी को गर्म कर लिया और फिर बाद में जो है उसे बॉडी के लिए यूज़ कर लिया। तो इससे हमें क्या होगा, नॉर्मल फंक्शन ऑफ माइंड मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। क्यों, क्योंकि ऐसे एक्शंस करने से हमारा माइंड जो है वो बेसिकली क्या करता है, नॉलेज लेता है। अभी आप पूछेंगे कि नॉलेज कैसे लेता है, तो अगर आप बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बेसिकली आपका जो बॉडी है वो क्या कर रहा है, आपके पास 5 सेंसेस है और उन 5 सेंसेस से आपको जो है वो सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है। आप कुछ भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इच्छा क्या होगी, कुछ ना कुछ देखने की होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इच्छा कुछ ना कुछ सुनने की होगी, कुछ ना कुछ टेस्ट करने की होगी, कुछ ना कुछ समझने की होगी। तो इस प्रकार से हमको समझ में आता है कि बेसिकली आपका माइंड बचपन से लेके अब तक आप क्या कर रहे हैं, तो सिर्फ नॉलेज ही गेन कर रहे हैं। वो बात अलग है कि किसी किसी नॉलेज में आपको मज़ा आता है, जैसे कि मूवी देखने में आपको मज़ा आता है तो आपको वो करना अच्छा लगता है, लेकिन बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, तो सिर्फ नॉलेज ही गेन कर रहे हैं। तो हमारा जो हमारी जो सबकॉन्शियस स्टेट है, हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो रज के द्वारा, एक्शन के द्वारा और डिज़ायर, इच्छाओं के द्वारा क्या करता है, बेसिकली नॉलेज गेन करता रहता है, जिसको हम सत्व कहते हैं, जिसको नॉर्मल फंक्शन ऑफ माइंड कहते हैं। लेकिन अगर किसी भी कारण से आपका जो माइंड है या आपका जो मन है वो अगर ऐसी चीज़ें करता है जो एक्सपेक्टेड नहीं है, इफ़ नॉट ओरिएंटेड एज पर नीड, यानी कि जो एक्सपेक्टेड नहीं है, जैसे कि सर्दियाँ चल रही है लेकिन फिर भी फ्रिज का ठंडा पानी पिएगा, सर्दियाँ चल रही है लेकिन फिर भी आइसक्रीम खाने की इच्छा होगी। तो ऐसी सब चीज़ों से क्या होगा कि आपका बॉडी जो है वो लैक ऑफ नॉलेज की तरफ जाएगा। यानी कि आप अभी कैसे परफॉर्म करेंगे कि आपको पता है कि इससे मेरा बुरा होने वाला है, लेकिन फिर भी आप ये काम कर रहे हो, तो इसको जो है वो तम कहते हैं।
तो हमारे माइंड के ये दो दोष है, एक है रज, रज दोष नहीं है एक्चुअली, रज गुण है, लेकिन क्या है कि अगर आपने इसको तम के टूवर्ड्स जाने के लिए यूज़ किया तो वो दोनों ही क्या हो जाते हैं, दोष हो जाते हैं। और सत्व जो है वो क्या है, हमारे मन का गुण है। तो इस प्रकार से सत्व, रज और तम ये मन के जो है वो तीन गुण है, उसमें से रज और तम ये जो है वो दो एबनॉर्मलिटीज़ है, बाकी जो सत्व है वो नॉर्मल फंक्शन ऑफ माइंड है। और काय में वात पित्त कफ हमने पिछले श्लोकों में डिस्कस किया ही है। अब ये नेक्स्ट श्लोक है अबाउट द एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट। ये रोगी की परीक्षा है और ये रोग की परीक्षा है। तो पहले रोगी की परीक्षा देखते हैं कि बेसिकली इट्स एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट, के पेशेंट जब आपके पास में आएगा तब आप क्या क्या करोगे। दर्शन स्पर्शन प्रश्नेह परीक्षेत च रोगिना। तो अगर पेशेंट आपके पास सबसे पहली बार आता है तो सबसे पहले हम उसे क्या करते हैं, देखते हैं कि पेशेंट कैसा है, क्या लेके आया है, क्या तकलीफ है उसे। तो बाय मीन्स ऑफ इंस्पेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन हम जो चीज़ें करते हैं उसको बोलते हैं दर्शन। तो जैसे ही पेशेंट आपके पास में आया तो हम सबसे पहले उसकी आंखें देखते हैं, उसका कलर देखते हैं, उसके हाथ देखते हैं, कोई डिस्कलरेशन तो नहीं है क्या, ये सब देखते हो। तो ये सब एग्जामिनेशन दर्शन के अंदर आता है। फिर आता है स्पर्शन। स्पर्शन में हम पेशेंट को जो है वो टच करके देखते हैं कि कहीं उसे बुखार तो नहीं है क्या, कहीं उसको ड्राइनेस तो नहीं है क्या, डिहाइड्रेशन तो नहीं है क्या, ये सब हम स्पर्शन से डिसाइड करते हैं। और फिर आता है प्रश्न कि कितने टाइम से आपको ये तकलीफ़ है, कितने टाइम से जो है ये सब चल रहा है, आपको कब से ये डिस्कम्फर्ट हो रहा है, ये सब चीज़ें जो है वो बाय क्वेश्चंस हम पता करते हैं। तो एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट के ये तीन तरीके होते हैं, दर्शन स्पर्शन प्रश्नेह परीक्षेत च रोगिणाम। फिर एग्जामिनेशन ऑफ डिजीज़, यानी कि जो तकलीफ़ उस पेशेंट लेके आया है उस तकलीफ़ को अगर अभी अपने को एग्जामिन करना है। फॉर एग्जांपल फीवर है, तो फीवर अगर अपने को पता करना है तो हम कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए 5 स्टेप्स है। रोगम निदान प्राग रूपम लक्षण उपशय आपति भी। निदान का मतलब होता है हेतु, मतलब किस कारण से हुआ। प्राग रूप यानी कि क्या क्या पहले, इसके पहले क्या क्या तकलीफ़ें हुई थी, ये कब से चालू हुआ, जब चालू हुआ तो क्या क्या सिम्टम्स थे। लक्षण यानी कि अभी क्या क्या सिम्टम्स है। उपशय, उपशय का मतलब होता है कि क्या खाने से जो है वो ये आपको कम हो रहा था और क्या खाने से ये आपको बढ़ रहा था। और आपति भी यानी कि पैथोजेनेसिस, यानी कि ये कैसे यहाँ तक पहुँच गया। तो निदान का मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको फीवर आया है, तो फीवर में क्या होता है, फीवर का सपोज हेतु है कि आपने फ्रिज का पानी पी लिया जिसकी वजह से कफ बन गया है और अब कफ की वजह से अब आपको क्या हो रहा है, फीवर आ रहा है। तो हमारा यहाँ पे कॉज क्या हो गया, फ्रिज का पानी यानी कि ठंडा पानी। तो ठंडा पानी जो है वो आपका हेतु बन गया, निदान बन गया, प्राग रूप। उसके बाद में क्या हुआ, नाक बहने लगी, नाक में से पानी आने लगा, तो ये आपके क्या हो गए, पूर्व रूप या प्रोड्रोमल सिम्टम्स या प्री मॉनिटरी सिम्टम्स भी इसे कहते हैं। फिर आ गए लक्षण। लक्षण यानी कि अभी क्या हो रहा है, तो अभी फीवर आ रहा है और छाती के अंदर कफ जमा है, तो ये आपके क्या हो गए, साइंस एंड सिम्टम्स। हल्का हल्का खांसी आ रही है, बुखार भी आ रहा है, तो ये आपके जो है वो स्पेसिफिक सिम्टम्स हो गए। अभी आ गया उपशय। गर्म पानी पीने से और गर्म चीज़ें खाने से, सूप वगैरह पीने से मुझे अच्छा लग रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, उपशय। इसका मतलब डेफिनेटली ये कफ जो कफ है वो शीत गुण की वजह से आपका एक्यूमुलेट हुआ है। आपति, संप्राप्ति कि ये कैसे यहाँ तक पहुँच गया, तो ठंडा पानी पीने की वजह से शरीर के अंदर के जो सिक्रीशंस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए। पहले जो है वो आपको प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ जिसकी वजह से राइनाइटिस डेवलप हुआ, और वो राइनाइटिस नीचे जाते जाते इन्फेक्शन नीचे की तरफ गया और अभी URTI में डेवलप हो गया है, यानी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में डेवलप हो गया। तो ये जो आपका पूरा प्रोसेस है ये आपका जो है वो क्या है, पैथोजेनेसिस यानी कि संप्राप्ति है। तो फीवर से जो है वो ये एग्जाम्पल है, इससे हम ये समझ सकते हैं कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आपको उसको एग्जामिन कैसे करना है। अभी जो नेक्स्ट श्लोक है वो भूमि देह प्रभेदेन देशम आहु इह द्विधा। भूमि देह प्रभेदेन यानी कि ये भी क्लासिफिकेशन है किसका,
देश का क्लासिफिकेशन है। देश यानी कि क्या, लोकेशन। तो बेसिकली लोकेशन दो टाइप के होता है, या तो धरती के ऊपर लोकेशन का है या तो बॉडी के ऊपर लोकेशन का है। तो भूमि देह प्रभेदेना देशम आहु इह द्विधा, यानी कि देश जो है ये दो प्रकार का है, द्विधा यानी कि दो प्रकार का है, भूमि और देह। तो भूमि देश जो है वो रीजन ऑफ आपका क्या है, लैंड है, तो उसका क्लासिफिकेशन यहाँ नीचे है। और देह देश यानी कि बॉडी है, तो बॉडी का क्लासिफिकेशन यहाँ पे। तो आप एनाटॉमी में अभी पढ़ रहे होंगे कि एपिगैस्ट्रियम रीजन होता है, अम्बिलिकल रीजन होता है, हाइपोगैस्ट्रियम होता है, राइट इंग्वाइनल रीजन होता है, लेफ्ट इंग्वाइनल रीजन होता है। तो ये क्या है, आपका देह का देश है। तो सपोज आपको अगर बताना हो कि मुझे कहाँ दुख रहा है, तो आप क्या बताओगे कि मुझे राइट इंग्वाइनल रीजन में दुख रहा है। तो ऐसा कहने से आपको ये क्या समझ में आता है कि देह देश है, कि देह में कौन से देश में आपको तकलीफ हो रही है। अभी सपोज आपको भूमि देश बताना है कि मैं कहाँ से आया हूँ, तो उसके लिए आपको जो है वो यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया है, वैसे बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 प्रकार की भूमि बताई गई है, जांगलम वात भूयिष्ठम। अभी जांगल भूमि यानी कि क्या, रेगिस्तान। आप रेगिस्तान से समझ सकते। तो विच इज प्रीडोमिनेंट ऑफ वात, वायु महाभूत होता है, जो वायु महाभूत के गुण है, रुक्ष लघु शीत, जो अपन ने पिछले में देखा, वैसे गुणों वाला आपका देश है, तो उसको हम जांगल देश कहेंगे। तो जांगल देश बेसिकली कैसा होता है, डेजर्ट लाइक होता है, और उसमें माउंटेन वगैरह नहीं होते, पानी भी बहुत कम होता है। तो ये बेसिकली आपका राजस्थान, रेगिस्तान वगैरह जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर होता है आनुपम टू कफोलबणम। आनुप जो रीजन होता है उसमें कफ के जो 2 गुण अपन ने देखे हैं, तत्र स्निग्ध वगैरह जो है, शीत, ये सब जो गुण होते हैं ये कफ उल्बण होते हैं। तो ऐसा जो देश होता है वो बेसिकली कैसा होता है, पानी से भरा हुआ या पानी के पास वाला, समुद्र किनारा, या फिर जहाँ पे कोई बड़ी नदी बह रही है। तो ये जो आपका एग्जाम्पल है वो आपका कौन सा है, आनुप देश का है, जहाँ पे खेती वगैरह ज़्यादा होती है, ठीक है, सनलाइट कम रहती है, हीट जो है वो कम रहती है वो। और एक आता है साधारण, जहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ बैलेंस्ड है, पानी भी जितना चाहिए उतना है, धूप भी जितनी चाहिए उतनी है, हवा भी जितना चाहिए उतना है। तो ये आता है साधारण सममलम। मल का अर्थ होता है यहाँ पे दोष, तो सममल यानी कि दोष जो है वो कैसे हैं, यहाँ पे तीनों बैलेंस में रहते हैं। तो मतलब तीनों दोषों के जो गुण होते हैं वो बैलेंस्ड होते हैं यहाँ पे। और माउंटेन्स भी थोड़े बहुत होते हैं, हिल्स होते हैं, थोड़ा सा पानी होता है, वेजिटेशन भी सही होती है, और सनलाइट भी बहुत अच्छी होती है। तो इस प्रकार से ये 3 टाइप के जो है वो देश है, देश यानी कि लोकेशंस है, और हमारे बॉडी के भी जो है वो इस प्रकार से देह देश और भूमि देश का क्लासिफिकेशन हमारे इसमें बताया गया है। अभी आता है टाइम का क्लासिफिकेशन। तो क्षण आदि व्याधि अवस्था। क्षण आदि, क्षण यानी कि 1 क्षण 2 क्षण, 1 क्षण 2 क्षण 3 क्षण, ऐसे जो क्षण होते हैं, क्षण यानी कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। तो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वाला जो टाइम है, और एक होता है व्याधि अवस्था, यानी कि व्याधि यानी कि बीमारी, और उसकी अवस्था यानी कि उसके स्टेजेस। तो ये 2 प्रकार के जो है वो च काल भेषज योगकृत, ये काल के जो है वो 2 प्रकार होते हैं। तो ये कैसा है कि 2 टाइप्स आर कंसिडर, 1 इज़ नॉर्मल टाइम। तो बेसिकली बिग बैंग से लगा करके अब तक के यूनिवर्स फॉर्मेशन में जो टाइम फ्रेम यूज़ की जाती है उसको हम नॉर्मल टाइम कहते हैं। तो उसमें आपका डे और नाइट साइकिल, वीक, ईयर, मंथ, ये सब जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर आती है। और एक होता है स्टेजेस ऑफ डिजीज़। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मलेरिया हो गया, तो कितने टाइम से हुआ है, तो बोले 14 दिन से हुआ है। तो अगर आप कोई बीमारी को पढ़ना चाहोगे तो उसके अंदर स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो स्टेज 1 जो है वो 2 हफ्ते में पहुंच रहा है, स्टेज 2 जो है वो 8 हफ्तों में पहुंच रहा है, स्टेज 3 जो है वो 12 हफ्तों में पहुंच रहा है। तो जैसे अभी कोरोना था, तो कोरोना जो है वो बेसिकली उसका टाइम फ्रेम जो था वो 3 to 4 डेज़ था। 3 to 4 डेज़ में फीवर जो है वो आपका न्यूमोनिया में कन्वर्ट हो जा रहा था। तो ये जो टाइम है, ये जो स्टेजेस है, ये बेसिकली व्याधि अवस्था है। तो ऐसे 2 प्रकार का टाइम होता है, एक नॉर्मल टाइम और एक होता है अकॉर्डिंग टू डिजीज। फिर आता है टाइप्स ऑफ मेडिसिन, कि मेडिसिन कितने प्रकार की होती है।
ये बेसिकली सूत्रस्थान है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ आपको कंक्लूजन्स मिलेंगे, थियरी का पार्ट हम आगे कवर करने वाले। तो बेसिकली मेडिसिन दो प्रकार का होता है, शोधनम शमनम चैति समासार औषधम द्विधा। शोधन और शमन ये दो प्रकार की औषधियाँ होती है। शरीर जानाम दोषानाम क्रमेण परम औषधम, और ये शरीर के अंदर जो दोष है उनकी क्रम से, यानी कि आगे जो क्रम दिया जा रहा है उसी से जो है वो उसकी चिकित्सा करनी है। तो दोष कौन से हैं? तो वात पित्त कफ, ये दो दोष है। तो इसीलिए बस्ती वात की, विरेक यानी कि विरेचन पित्त की, और वमन जो है वो कफ की चिकित्सा है, यानी कि ट्रीटमेंट है। और उसमें क्या क्या यूज़ करना है? तो वात के लिए तेल, घृत के, पित्त के लिए घृत, और मधु जो है वो कफ के लिए यूज़ करना है। ठीक है, वात पित्त और ये कफ। तो शोधन यानी कि क्या? तो बेसिकली किसी भी चीज़ को प्यूरिफाई करना, किसी भी चीज़ को प्यूरिफाई करना या उसे साफ करना, या वो फैक्टर्स एलिमिनेट कर देना जिसकी वजह से वो बीमारी वापस ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? शोधन चिकित्सा। तो बेसिकली हम जब भी हमको जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, टाइफाइड वगैरह हो जाता है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? एंटीबायोटिक खाते हैं। तो एंटीबायोटिक खाने से क्या होता है कि जो टाइफाइड कॉजिंग फैक्टर्स है, जो टाइफाइड कॉजिंग बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं। तो ये क्या है? आपकी शोधन चिकित्सा है। आयुर्वेद में हम क्या करते हैं कि जो भी फैक्टर्स, जो दोष बिगड़ गए हैं वो शरीर के अंदर जमा हो जाते हैं, और जमा होने के बाद में वो प्रकार की बीमारियां करते हैं, तो उसे हम एलिमिनेट कर देते हैं। कैसे एलिमिनेट कर देते हैं? तो एलिमिनेशन के लिए, वायु के लिए, यानी कि वात के लिए हम बस्ती का यूज़ करते हैं। अभी हम ये बस्ती का यूज़ वात में क्यों करते हैं, पित्त में विरेचन ही क्यों यूज़ करते हैं, और कफ में वमन ही क्यों यूज़ करते हैं, ये कंक्लूजन हम आगे चिकित्सा स्थान में देखने वाले हैं। अभी फ़िलहाल आपको कंक्लूजन के रूप में ये समझना है कि हम वात के लिए बस्ती यूज़ करते हैं, और उसके लिए जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है ऑयल, और पित्त के लिए हम जो है वो विरेचन यूज़ करते हैं, और उसका मेन इंग्रेडिएंट घी है। कफ के लिए हम वमन यूज़ करते हैं, वमन यानी कि मेडिकेटेड एमेसिस यानी कि उल्टी कराना। तो हम मेडिकेटेड घी वगैरह पिला के उल्टी करवाते हैं, और उससे जो है वो हमारा कफ पूरा बाहर निकल जाता है। उसमें प्रधान रूप से हम हनी का यूज़ करते हैं। सपोज़ बीमारी इतनी बड़ी नहीं है, बहुत छोटी बीमारी है, और उसके लक्षण भी बहुत कम है, तो हम क्या करते हैं? शमन चिकित्सा यूज़ करते हैं। शमन चिकित्सा मतलब जो भी छोटी मोटी दोषों का प्रकोप हुआ है वो सिर्फ दवाई लेने से ही ठीक हो जाएगा। तो उसमें बेसिकली हम वात के लिए ऑयल यूज़ करते हैं, पित्त के लिए सिर्फ घी यूज़ करते हैं, खाने के लिए देते हैं, और कफ के लिए हम शहद का यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से शोधन और शमन, ये दो प्रकार की चिकित्सा यहाँ पे बताई गई है।